नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे परिवार की है जिसको प्रेत शक्ति, भूतिया शक्ति ने बर्बाद करके रख दिया था। अच्छे भले परिवार जो खुशहाली में था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी और अचानक उसके साथ में ऐसी घटना घटने लग जाती है कि पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ उनके छोटे बेटे ने, जो जिनका नाम है देवेंद्र, जो ये कहानी हमें भेजे हैं, उनके साथ कुछ ऐसी बात हो जाती है और तब जा कर के वो घर फिर से खुशहाली में भर जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देवेंद्र के परिवार में ऐसा क्या घटा था, कैसे हुई थी उस घटना को शुरुआत, उस भूतिया घटना की शुरुआत देवेंद्र के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। वैसे तो मेरा पूरा परिवार भूत प्रेत पर कभी भी यकीन नहीं करता था। मेरे मझले भाई का ढाबा था। वैसे जो ढाबा था ना, मैं पहले अपना परिवार का परिचय दे दूं। मेरे पापा के 3 बेटे, सबसे छोटा मैं था और मेरे से मझले भाई जो थे ना, वो हमारे गांव के पास में ही मेन रोड था और वहाँ पर ये ढाबा जो आप संभाल रहे थे, उसकी शुरुआत मेरे दादाजी ने किया था। दादाजी गुजरने के बाद वो काम मेरे पापा ने संभाल लिया था। अब वहाँ पर ट्रक भी आकर रुकते थे। जो ड्राइवर आते थे बताते थे कि मैं इतना कमाई करता हूँ, इतना कमाई करता हूँ। तो पिताजी के मन में लालच आ गया था और इसके बाद ढाबा तो चल ही रहा था। अब पिताजी जुगाड़ उगाड़ करके पहली एक पुराना ट्रक लेते हैं और खुद पिताजी उस ट्रक को चलाने लगते हैं। अब मेरे जो बड़े भाई थे, उसके बाद उनके लिए भी पिताजी एक पुराना ट्रक खरीदते हैं और फिर दोनों ट्रक कुछ दिन तक कमाई करते हैं और फिर वो पुराने ट्रक को बेच करके नए ट्रक हमारे घर में आ जाता है। और ये जो मझले भाई थे ना, अब ढाबा संभालने की जिम्मेदारी उनकी थी। मेरे बड़े भाई और मेरे पापा ट्रक चलाने का काम करते थे। खुशहाली भरा घर था हमारा, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ बड़ा मज़े से चल रहा था। और हमारे दोनों जो बड़े भाई थे, मझले भाई और बड़े भाई, दोनों की शादी ब्याह हो चुका था। मेरी माँ गुजर गई थी। मेरे जो परिवार में अब ज़्यादा कुछ बड़ा फैमिली नहीं था, घर सुना सुना लगता था। और जब मेरे पहले बड़े भाई की शादी हुई तब जाके घर में रौनक लौटी थी। इसके बाद दूसरे भाई की शादी हुई तो घर एक तरह से परिवार की तरह अब लगने लगा था। अब थी मेरी बारी। लेकिन मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में नौकरी की तलाश में लग चुका था। मेरा मन था कि मैं कोई सरकारी नौकरी अब हासिल करूं और उसके लिए मैं हाथ पैर चलाने लगा था। बहुत भाग दौड़ किया, सिफारिश भी लगाया, लेकिन बात नहीं बनी। और तब मेरा मन उछट गया था। मैं बहुत अब शांत रहने लगा था। सोचने लगा था कि अब मैं क्या करूं। प्राइवेट जॉब मैं करना नहीं चाहता था। मेरी जो दिल्ली इच्छा थी सरकारी जॉब की थी। इसके बारे में जब पिता आते थे ट्रक लेकर के, बड़े भाई आते थे, अब पूरा हमारी फैमिली बैठती थी, हम सलाह मशवरा करते थे। हम तीनों भाई में बहुत प्रेम था। बिना सलाह का तो घर में कोई काम होता ही नहीं था। और तब मुझे सब मिलकर समझाते थे कि देवेंद्र, तेरे पास में क्या कमी है? अरे नहीं मिली सरकारी नौकरी, छोड़ो, अपना काम है, अपना धंधा है, तो अपना धंधा कर लो। अगर तुम्हें ढाबा पर मन नहीं लगता है, ट्रक चलाना नहीं चाहते हो, तो कोई और काम कर लो, सोच लो, विचार लो और फिर हमें बता देना। हम तीनों मिलकर के तुम्हारी मदद करेंगे। जो तुम्हारी काम में इच्छा लगेगी, जो बिजनेस करना चाहो तुम कर सकते हो, लेकिन थोड़े से शुरुआत करना। ये नहीं कि पूरी पूंजी हम लगा देंगे और इसके बाद पता चला कि सब कुछ खत्म हो गया है। शुरुआत धीरे धीरे करना। बात तो मुझे जम गई थी। अब मैं भी सोचने पर विवश हो गया कि ऐसा मैं कौन सा काम करूं। मुझे तो कोई अनुभव था ही नहीं। अब बिजनेस अनुभव का खेल होता है। मुझे लगा कि मैं भी ढाबा खोलूंगा, लेकिन ऐसा ढाबा नहीं जो अभी मेरे मझले भाई चला रहे थे।
मैं चाहता था कि एक ऐसा ढाबा खोलूं जो देखने में ही 5 स्टार की तरह लगे। वहाँ पर बड़ी बड़ी बसें आके रुकी, बड़े बड़े लोग कार से आए। मैं ट्रक वाला ढाबा बनाना नहीं चाहता था और आखिरकार मुझे इसका अनुभव तो चाहिए था। अब फिर मैं अपने मझले भाई के ढाबा पर बैठने लगा था। अब वहाँ से कुछ ही दूरी पर रोड की दूसरी साइड में दारू का ठेका था। अब लगे हाथ दारू का ठेका का भी कहानी बता ही देते हैं, तभी इसको आपको समझ में आएगा इस कहानी का असली मजा। जो दारू का ठेका था ना, हमारे गांव का ही एक लोग के पास में था। अब वहाँ पर जो उनके नौकर चाकर थे वही सब ये दारू का काम संभालते थे, देसी दारू का था। अब इसके बाद वो जो लोग उस ठेके को चलाते थे, 2 लड़के, एक दिन में और एक रात में। रात में काफ़ी देर तक ठेका खुला रहता था। रात में जब ठेका बंद कर देते अब फिर वो लड़के अपने घर जाते थे। सुबह जब आते थे ना, कुछ बोतलें जिनकी सील टूटी हुई मिलती थी, लेकिन जाते टाइम वो लोग पूरी काउंट करके जाते थे कि सब कुछ सही है, कोई भी बोतल खुली नहीं है, किसी बोतल में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है, और सब कुछ लिख पढ़ करके रजिस्टर में हो जाते थे। लेकिन जब सुबह आते थे ना, जब ताला खोलते थे, उस ठेका में जाते थे, तो 1-2 बोतल की ढक्कन खुली मिलती थी, सील टूटा हुआ मिलता था और उसमें दारू होती नहीं थी। ऐसे लगता था कि जो जैसे कोई इत्मीनान से बैठ करके वहाँ पर बोतल को खोला हो और 2 बोतल डकार करके और फिर चला गया हो। लेकिन ऐसा संभव था ही नहीं, क्योंकि उस दरवाजे पर 2-2 ताला लगता था और कोई रास्ता था ही नहीं कि उसमें कोई इंसान घुस जाए। ऐसे कैसे संभव था? जो हमारे गांव के मालिक थे, जिनके अंदर में ठेका था, वो जो नौकर काम करते थे, उन पर वो शक करने लगे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग दारू को पी जाते हो या फिर किसी और को पिला करके पैसा ले लेते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक दिन की बात हो तो बात हो, हर रोज तुम लोग यही कहानी बताते हो, ये कैसे हम मान सकते हैं? आखिरकार निगरानी बढ़ाई गई। रात के वहाँ पर अब एक लड़का को रोका गया कि भाई अब तुम रात में रुको, रखवाली करो, देखो कौन आता है, कौन ऐसे 2 बोतल खोलता है, आराम से पीता है, फिर चला जाता है और कुछ पता भी नहीं चलता है। एक लड़का रात को अब उसी दारू के ठेके में अब रहने लगा, रखवाली करने लगा। उसको नींद आ जाती थी, दिन भर काम करता था और जैसे ही अब नींद आती थी तो उसको होश नहीं होता था। लेकिन जब सुबह उठता था ना, फिर वही कहानी वो देखता था कि जो रैक में दारू रखे हुए थे, ढक्कन खुला हुआ है और खाली बोतल पड़ी है, माल गायब हो चुका है। मालिक और ज़्यादा शक करने लगे कि तुम दोनों का मिली भगत है, 2 ही लड़के काम करते थे, तुम दोनों ही ये सब गलत काम कर रहे हो, या तो तुम खुद दारू पी जाते हो या फिर किसी और को बेच देते हो और खाली बोतल वहाँ पर रख देते हो। मालिक भड़क चुके थे। दोनों लड़के बड़ा परेशान थे, पैसा उनको काटा जा रहा था, हर रोज़ दिहाड़ी में से 2 दारू की बोतल की नुकसान हो रहा था। दोनों लड़के परेशान थे। वहाँ पर एक फकीर बाबा आते हैं दारू लेने के लिए, काले कपड़े में। तो एक लड़का उनसे कहता है कि बाबा हम आपको मुफ्त में दारू देंगे, लेकिन हमारी एक समस्या का समाधान कर दीजिए। पूरी बात को वो बताते हैं और कहते हैं कि हमें शक है, अब यहाँ तो कोई चोरी करेगा तो पूरी दुकान को चोरी कर लेगा, अब कोई चोरी तो कर नहीं रहा है, तो हमारी दारू के बोतल कैसे 2-2 रोज का गायब हो रहा है। अब ढक्कन खुलता है, बोतल वहीं की वहीं रखी होती है। जो फकीर बाबा थे, आसपास के शमशान में वो पूजा पाठ करते थे या फिर कोई साधना उतना करने के लिए आते थे, और वो जैसे साधना में बैठते थे पूजा पाठ करने के लिए, उनको दारू की ज़रूरत भी पड़ती थी पूजा पाठ में। अब ऐसा ही तो होता है। उनकी समस्या को वो समझ गए थे और कहने लगे कि ठीक है, हम तेरी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें पूजा पाठ करना पड़ेगा और इसमें कुछ खर्च भी होगा। अब तुम लोग सोच लो, विचार लो, और फिर मैं आऊँगा, हमें बता देना। अब ये दोनों लड़के अपने मालिक से बताते हैं कि मालिक, हम आपसे कहते थे ना कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं करता है। वो शमशान वाले बाबा आए थे दारू खरीदने के लिए, हमने उनसे पूरी बात बताई, तब वो समझ गए
और कहने लगे इसमें चोर को कोई हाथ नहीं है, कोई ऐसी प्रेतात्मा है जिसको दारू पीने की लत है, और वही आती है, आराम से दारू ढक्कन खोलती है और पी पा करके चली जाती है। मालिक तो पहले हैरान हुए, लेकिन जब लड़के कसम खाने लगे कि मैं आपको बाबा से मिलवा सकता हूँ, सब कुछ बता सकते हैं बाबा, आप उनसे पूछ लेना, और तब वो मान गए। तो कहने लगे तुम करवा लो फिर, अब मेरी उसमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो मालिक थोड़ा भूत प्रेत से डरा करते थे, अब उनके बीच में पड़ना नहीं चाहते थे। कहते हैं कितना पैसा लगेगा, तो दोनों लड़के बताते हैं कितना पैसा अब लगेगा। मालिक कहते हैं ठीक है तुम करवा लो, लेकिन बाबा से पूछ लेना, इसके बाद में ऐसी कोई समस्या तो नहीं होगी। आखिरकार दोनों लड़के जब बाबा आते हैं दारू खरीदने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, शायद वो पीते नहीं थे, और रात में जब पूजा पाठ करते थे शमशान में, तब उसकी ज़रूरत पड़ती थी। लड़के ने बता दिया कि बाबा आप पूजा पाठ कर दीजिए, मेरे मालिक ने बोल दिया है। इसके बाद बाबा सब सामान इकट्ठा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं रात को, और दुकान को अच्छी तरह से मंत्र से बांध देते हैं। अब फिर वो दोनों लड़के कहते हैं आज के बाद में तेरी दुकान से कोई दारू का बोतल गायब नहीं होगी, बशर्ते कि तुम लोग भूतों की आड़ में अब तुम लोग अपना खुद नुकसान ना कर बैठो, तुम लोग गलती से मत पी लेना दारू को। पूजा पाठ हो चुका था, दुकान को बंदिश कर दिए थे बाबा ने तंत्र मंत्र के शक्ति से, और फिर सब कुछ सही हो गया। अब कोई दुकान में बोतल खाली नहीं होती थी, सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। अब इसके बाद समस्या जो खड़ी होती है ना, उसकी मैं अब इस कहानी में आगे बता रहा हूं। अब जो देवेंद्र के मझले भाई थे ना, जो ढाबा चलाते थे, और उसी ठेका से रोड पार करके कुछ ही दूरी पर उनका ढाबा था, सही चल रहा था। और कभी कभी जो मझले भाई थे ना, दुकान पर अब घर नहीं जा पाते थे, कभी कभी ऐसा भी टाइम आता था, वो अपनी दुकान पर ढाबा में ही रुक जाते थे। जब उनकी पत्नी मैके चली जाती थी, तब वो घर जाते भी नहीं थे, दिन रात अपने ढाबा में लगे रहते थे, अपने ढाबा को आगे बढ़ाने में रहते थे। और उनके जो भाई थे वो ट्रक चला रहे थे, पापा ट्रक चला रहे थे, और मैं तो अपना घर पर ही रहता था। मैं दिन के टाइम में ढाबा पर जाता था, कुछ सीखने की कोशिश करता था, लेकिन रात में कभी ढाबा पर रुकता नहीं था, मझले भैया रुका करते थे। मझले भैया के साथ में जो ये कहानी स्टार्ट हुई थी ना, जब ढाबा को तंत्र मंत्र से बांध दिया जाता है, और जब वो कोई भी शक्ति थी जो दारू पीने की आदी थी, वो पहुंच नहीं पाती है, और तब वो जो शक्ति होती है ना, एक औरत की रूप धारण कर लेती है, एक बूढ़ी औरत बन जाती है। हाँ, मेरे जो भाई थे, रात का करीब 11 बजा हुआ था, रोड पूरा खाली हो चुका था, और बड़ा अब सोच रहे थे कि अब कोई ग्राहक तो है नहीं, अब दुकान को बढ़ा लिया जाए, अब फिर आराम किया जाए। अभी सोच ही रहे थे कि एक बूढ़ी औरत ना जाने कहाँ से आ जाती है। अब उसको देख करके लगता है मझले भैया को कि कोई ग्राहक है, और तब वो बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा भोजन तो खत्म हो चुका है, अब तो भोजन मिलने से रहा। और तब बूढ़ी अम्मा कहती कि नहीं, मुझे भोजन नहीं चाहिए, तुम मेरी मदद कर दो, अब मदद के बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसा भी उपहार में दूंगी। अब जो मझले भैया थे, बूढ़ी औरत देखने में अच्छे कपड़े पहन रखी थी, पैसे वाली लग भी रही थी, और तब कहने कैसा मदद, अब इस रात में आपका मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तब बूढ़ी अम्मा कहती है देखो, रोड के सामने वो ठेका दिखाई दे रहा ना, वहाँ से मुझे तुम 2 बोतल ला के दे दो। मैं वहाँ जा नहीं सकती, मैं जाऊँगी कोई ना कोई आ जाएगा और मुझे पहचान लेगा, इसलिए मैं उस ठेके पर जाना नहीं चाहती हूँ। ये रहा पैसा, इसमें से अब जितने की बोतल आ जाए 2 बोतल ले आओ, अब बाकी पैसा तुम रख लेना। मझले भैया मना कर देते हैं कि नहीं जी, मैं तो दारू आज तक अपने हाथ में पकड़ा नहीं, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत मानती नहीं है, और फिर उनको पैसे की लालच देती है कि ठीक है तुम और ले लो, कुछ और ले लो, लेकिन मुझे ला के दे दो, मुझे दारू पीने की तलब लगी हुई है, ये काम कर दो, मैं तुम्हें और पैसा दे दूंगी, बस जा कर के तो लेके आ जाओ, मैं तुम्हें पीने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ।
लेकिन मझले भैया असूल के पक्के थे। अब बिल्कुल उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानते, ना लालच में फंसते हैं। बूढ़ी अम्मा को और समझाने लगते हैं कि देखने में तो आप अच्छे घराने की लग रही हो, और इसके बाद तुम देसी दारू पी रही हो, वो भी रात को आकर के, और इस सुनसान इलाके में। आपका परिवार कहाँ रहता है, कौन से गांव की हो? सवाल पूछने लगते हैं। और वो जो भूतिया औरत थी, जो एक बूढ़ी का रूप धारण कर रखी थी, वो नाराज हो जाती है। फिर समझाती है कि मैं तुम्हें और चीज़ दे देती हूँ, तुम्हें कुछ और सामान दे देती हूँ, उसके बदले में तुम ला करके मुझे दारू दे दो। मैं जा नहीं सकती, नहीं तो मैं खुद जा करके ले आती। लेकिन मझले भैया ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जी, मैं ऐसा काम करूँगा नहीं, मैं दारू को हाथ लगाता नहीं, और लगाता भी ना तो आप जैसी औरत को मैं कभी ला के दारू देता नहीं। आपका परिवार कहाँ पर है? क्या आपका परिवार जानता है कि आप दारू पीती हैं? औरत जो थी ना, बहुत गुस्से में भड़क गई थी। अब फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मझले भैया की तरफ देखते हुए अब बुदबुदाते हुए कहने लगी, ठीक है, आज तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, लेकिन देख, तू भी प्यासा ही रहेगा, तेरी भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मझले भैया कुछ बातें तो उसकी सुन लिए थी, और तब उनका गुस्सा भड़क गया था उस बूढ़ी औरत पर। अब वो धमकाने लगे कि जा यहाँ से, मैं तेरा काम नहीं कर सकता है, जो तुझे शराब देना है शराब दे दे, हम शराब से डरते नहीं हैं, हम गंदे काम नहीं करेंगे, आज तक हमने नहीं किया तो हम क्यों करेंगे, हम दारू की अब हाथ नहीं लगाते, तू चली जा, जाके ठेके से जाके दारू लिया, तेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो मेरी मदद क्यों मांग रही है? वो जो बूढ़ी औरत थी अब मुंह में बुदबुदाते हुए कुछ बोलते हुए अब फिर अंधेरे में जाकर गायब हो जाती है। अब इसके बाद ये सब नॉर्मली लगा मझले भैया को, वो नॉर्मली समझ पाए थे। फिर अपना बिस्तर पकड़ते हैं, आराम से सो जाते हैं, और अगले ही सुबह से सब कुछ बदलने लगा था। अब जो ग्राहक ज़्यादा आया करते थे ढाबा पर, वो धीरे धीरे टूटने लगे थे। कोई ना कोई खाने में नुक्स निकालने लगे थे कि मिर्च ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, स्वाद नहीं आ रहा है। इस तरह का अब इल्ज़ाम लगाने लगे थे भोजन पर, जबकि मझले भैया बड़ा साफ सुथरा और बढ़िया क्वालिटी का भोजन बनाती थी। मैं भी खाता था, जब मैं दोपहर में जाता था ना, तो मैं भोजन वहीं पर करता था। बड़ा स्वादिष्ट खाना होता था मझले भैया का हाथ का। अब उनकी हाथ का खाना को लोग अब भूलने लगे थे। धीरे धीरे उनको लगा कि शायद मेरे से गलती हो गई है, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे चीज़ डिशेज बनाते हैं, लेकिन लोग बाग पसंद नहीं करते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसा नौबत आ चुका था कि ढाबा लगने लगा कि अब बंद करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में, महीने भर से कम ही समय हुआ था, और तभी लगने लगा कि अब ढाबा पर तो कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। भैया टूट गए थे, मझले भैया बिल्कुल टूट गए थे। अब मैं क्या करूँगा? और उस टाइम पापा भी गए हुए थे अब ट्रक लेकर के दूर शहर में, और भैया भी गए हुए थे, बड़े भैया भी गए हुए थे। अचानक एक खबर आती है, और खबर दर्दनाक होती है। मेरे पापा का ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको चोट भी लगती है, घायल भी है, हॉस्पिटल में है। अब तो जैसे हमारे घर पर विपतों का पहाड़ टूट पड़ा था। हम मझले भैया को लेकर के उस शहर में जाते हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वाकई में मेरे पिता की हालत बहुत ख़राब थी। अब इसके बाद बड़े भैया को खबर लगती है तो वो भी आ जाते हैं, और सब मिल कर के पिता का इलाज कराते हैं। जो भी जमा पूंजी थी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। अब जो ढाबा था उसमें से तो आमदनी हो नहीं रही थी। अब इसके बाद जो भी जमा पूंजी घर में पड़ी हुई थी, सब पिताजी के इलाज पर खर्च हो चुका था। पिताजी सही तो हो गए, लेकिन अभी ना तो ट्रक चला सकते थे और ना बिना सहारा के चल सकते थे। उनको कम से कम 3-4 महीना बेड रेस्ट करना था, और तब जाकर किसी काबिल हो पाते। घर पर आगे ट्रक का भी नुकसान हुआ था, ट्रक पलटी मार गया था, उसमें भी कुछ पैसा लगा। ट्रक तो सही हो गया, लेकिन अब ट्रक चलाएगा कौन? लेकिन इसके लिए अभी सोचने का वक्त नहीं था। भैया ट्रक लेके जाते हैं और उनका भी ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, बड़े भैया का। वो घायल तो नहीं होते,
लेकिन चोट थोड़ी मोटी ज़रूर लगती है, लेकिन जो ट्रक है ना उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। खैर भैया की जान बच गई थी, सबसे बड़ी खुशी की बात थी। तब हमें सबको लगने लगा कि हमारे घर पर अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हो रहा है। अब मझले भैया का होटल का कारोबार ठप हो चुका था। अब पापा का ट्रक एक्सीडेंट हो चुका था, घर में बैठ चुके थे, बहुत सारा पैसा का बर्बादी हुआ। और इसके बाद बड़े भैया का ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और सही सलामत तो रहते हैं, लेकिन ट्रक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सब लोग चिंता में डूबे हुए थे, अब क्या किया जाए, क्या करना हो चाहिए, किसी को समझ में नहीं आता है। अब उस ट्रक में भी अच्छा पैसा लगने वाला था और तब उस ट्रक को भैया रिपेयर नहीं कराते, क्योंकि पापा वाला ट्रक तो रेडी ही था। अब उसी ट्रक को लेकर के अपना काम धाम शुरू करने लगते हैं कि आखिर पैसे की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। ट्रक भी वो जो था अच्छा खासा ट्रक जो रिपेयर होकर आया था, उसमें भी इंजन में खराबी आ चुकी थी। उसका इंजन अब फिर दोबारा से खोलना पड़ता। मतलब जो भी बुरा वक्त जो कहा जाता है ना, हमारे घर पर छा गया था। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी, बर्बादी ही बर्बादी। अब ऐसा हो गया था ना कि हम लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज रहने लगे थे। ट्रक में बहुत सारा पैसा लग रहा था, पैसा था नहीं। कर्जा पहले हमारे पिता के इलाज पर लिया हुआ था, वो भी हम भर नहीं पाए थे, तो आखिर हमें कर्जा कौन देगा। मजले भैया थे ना, अब कहने लगे सबसे कि देखो अब ये होटल मैं चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोग बाग मुझे देख करके अब ऐसे ऐसे मुंह बनाने लगते हैं और यही मेरे हाथ का खाना खा करके चटकारे मारते थे और कहते थे कि कितना बढ़िया खाना बनाती हूँ। अब मेरा इस ढाबे से मोह भंग हो गया है, मैं तो इस पर काम नहीं करूँगा। या तो हम इस ढाबे को बेच देते हैं या कोई और चला सके तो चला ले। अब चलाने वाला कौन था, एक तो मैं ही बचा था। मैं उस ढाबे को बेचना नहीं चाहता था और ना बड़े भैया इसके फेवर में थे, ना मेरे पिता फेवर में थे। कहने लगे नहीं, ये दादाजी के हाथों का ढाबा बना हुआ है, इस ढाबा को हम बेचेंगे नहीं, अभी हम रुक जाते हैं, देखते हैं समय एक जैसा नहीं होगा। और तब मझले भैया से पूछा गया कि आप क्या करोगे। और तब कहते हैं मैं दूर के शहर में जा रहा हूँ, किसी से बातचीत हुई है, वहाँ पर मुझे नौकरी अब किसी कैंटीन में मिल गई है खाना बनाने का, कुछ पैसा कमाऊंगा, यहाँ बैठ के क्या करूँगा। और आखिरकार वो दूसरे शहर में चले जाते हैं, अपना काम पर अब ये स्टार्ट कर देते हैं, कैंटीन के काम में लग जाते हैं। और बचे कौन, तो मैं, मेरे बड़े भाई और मेरे पापा। अब हम लोग एकदम किसी काम के नहीं थे। ढाबा कौन चलाए, अब चलाने की जिम्मेदारी मेरी थी। और जो मैंने सीखा था अब उस पर काबिल उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा, मुझे भी शक था। और जब मझले भैया इतने कारीगर होकर के ढाबा फेल कर दिए थे, चला नहीं पाए, तो मैं कैसे ढाबा चला सकता हूँ। मैं बड़ा चिंतन मंथन कर रहा था। अभी पापा का कुछ दवाई ववाई चल रही थी, डॉक्टर बेड रेस्ट किए हुए थे। और इधर जो ट्रक था दोनों खड़े का खड़ा हो गया था। एक तो एक्सीडेंट में पड़ा हुआ था और दूसरा जो पापा वाला अच्छा वाला ट्रक था उसके इंजन बेकार हो गई थी। इंजन को दोबारा से काम करना था और उसमें बहुत सारा पैसा लगना था। भैया भी बड़ा, जो बड़े भैया थे ना, अब वो भी बड़ा चिंता में डूबे हुए थे। पैसे के जुगाड़ में अपने ससुराल चले जाते और कहते हैं मैं कुछ दिन अपने ससुराल में रहूँगा, मेरा भी मन बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ है, कुछ दिन मैं वहाँ पर रहूँगा और फिर अपने ससुराल वालों से मदद मांगता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं, मैं पैसे की जुगाड़ करके ही लौटूंगा। अब जो बड़े भैया थे वो भी चले गए और बचा कौन घर में। अब सारी भाभियाँ, जो भाभी थी, दोनों को दोनों अपने मैके में थी। अब मझले भैया दूसरे शहर में थे और बचे हम और पापा। मैं भी चिंता में डूबा रहता था, पापा से पूछा करता था कि पापा हम लोग क्या करें, कैसे हम हमारा परिवार चलेगा। अब हमारा जो खुशहाल परिवार था ना, बिल्कुल गांव में सबसे नीचे दर्जे में हम आ चुके थे, कर्जा मांगने वाले में से बन गए थे। हम कभी दूसरों को कर्जा दिया करते थे और हम दूसरों से कर्जा मांग रहे थे, ऐसी हमारी कंडीशन हो गई थी। मैं कभी कभी अकेले में
अपनी माँ को याद करके रोता था। मैं आंसू बहाता रहता था। माँ से पूछा करता था ऐसे ही हवा में कि माँ मुझे क्या करना चाहिए, कुछ तो बोलो, कुछ तो हमें समझाओ। ऐसा मैं हमेशा कभी न कभी जब अकेले होता था, चिंता में पड़ा रहता था, मैं माँ से पूछा करता था। लेकिन माँ जिंदा थोड़ी थी, उनको तो मरे हुए ना जाने कितने साल अब बीत चुका था। लेकिन ऐसा ही मैं करता था। इसके करने के बाद मेरे मन में थोड़ी सी शांति आ जाती थी। ऐसा लगता था कि मेरी माँ आस पास में ही है, अब मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। आखिरकार दोनों भैया एक तो ससुराल में जा बैठे थे और दूसरा परदेश में चले गए थे। हम पिता पुत्र अब इस घर में थे। कर्जे वाले अब आते थे मांगने के लिए। जो पापा के इलाज में हमने कर्जे लिए थे, खर्च हुए थे, अब उनको देना भी था, लेकिन पैसा हमारे पास में कहाँ बचा था। अब वो जोर लगाने लगे कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ढाबा ही बेच दो। लेकिन पिता का कहना था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ढाबा को तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। ये हमारे पिताजी की निशानी है। और वैसा करके आंसू बहाने लगते थे। और तब मैं सोच लिया था कि मुझे करना क्या है। मैं एक बार ढाबा को जरूर खोलूंगा, स्टार्ट करूंगा, और देखते हैं किस्मत साथ देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। एक बार खोलने में क्या हर्ज होता है। मैं अपने पिता से कहता हूँ और तब तो मुझे मना करते हैं कि नहीं देवेंद्र, तेरे बस का बात नहीं है। जब ये ढाबा तेरे मझले भाई ने संभाल नहीं लिया तो तू कैसे संभाल लेगा। अब लोगों का टेस्ट बदल गया है बेटा, पहले वाली बात नहीं है। लोग ना जाने कैसे कैसे प्रकार का खाना मांगते हैं और यहाँ पर यह संभव नहीं है। लेकिन मैं कहने लगा पिताजी से कि आप चिंता मत करो, एक बार मुझे ढाबा खोलने दो, मैं देखता हूँ, ट्राई करूँगा। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा ढाबा तो बंद ही है। और तब जाकर पिता मान लेते हैं और फिर मैं अपने ढाबा का अकेले ही शुरुआत कर देता हूँ। भैया के टाइम में तो 2 नौकर भी थे जो सब कुछ काम में अब उनका साथ देते थे, लेकिन मैं अकेले ही सारा काम को अब संभालता हूँ, ढाबा खोल देता हूँ। पहले दिन थोड़ा अच्छा जरूर रहा। कुछ ट्रक वाले भी रुके, जो मैंने खाना उनका दिया तो उनको स्वाद भी लगा और तब मेरा हौसला बढ़ गया था। मैं कोशिश करने लगा कि जो भी डिश बनाऊं, जो भी सब्जी बनाऊं, स्वादिष्ट हो, भरपूर, अब खाने वालों को मज़ा आए। और मैं पहली कोशिश में कामयाब रहा था। हौसला तो बढ़ चुका था और धीरे धीरे मेरी दुकान पर अब ग्राहक भी जुटने लगे थे। और वो सब कहते थे कि भाई तुम तो मझले भाई से आगे निकल गए हो। हाँ, उनके खाने में भी स्वाद था, लेकिन ना जाने क्या हुआ था बीच में कि सब कुछ गलत करने लगे थे। कभी इतनी मिर्च डाल देते थे, कभी नमक होता ही नहीं था, और कभी नमक ज़्यादा डाल देते थे। खाने का स्वाद ही चला गया था। वही लोग जो थे, जो मझले भाई के टाइम में भोजन किया करते थे, हम मझले भाई का अब तारीफ किया करते थे। लेकिन अचानक ऐसा जो कुछ बदल जाता है, अब इसके बाद हमारा होटल बंद के कगार पर आ जाता है। लेकिन मैं शुरू से शुरुआत किया था इस ढाबा को और धीरे धीरे हमारे ग्राहक बढ़ने लगे थे। लेकिन इतना जितना मैं सोचा था उतना नहीं हो पाया था। हाँ, ये लग रहा था कि ऐसे में जमा रहूँगा ना तो 5-6 महीने तो जरूर लगेंगे। अब इतना तो वक्त नहीं था मेरे पास में। कर्जे वाले अब घर पर जाते थे, अब उनको पता लगता था कि मैं ढाबा पर हूँ तो ढाबा पर आकर मुझसे लड़ाई करने लगते थे। लाओ मेरे पैसे लौटाओ, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, तुम्हारा मझला भाई कहाँ है। सबको ढूंढते थे और तब मैं कहता था भाई सबको पैसा मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा। समझाता था कि कम से कम 5-6 महीना और मुझे वक्त दीजिए, लेकिन कोई वक्त देने का तैयार नहीं था। मुझ पर दबाव बनाने लगे। मैं रोने लगा था। सब कुछ समझने के बाद मैं घर पर जाता था, पिताजी को बताता था कि अब तो हमारे ढाबे पहुंचने लगे हैं कर्जा मांगने वाले, दादागिरी कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि ढाबा बेच दो, तुमसे ये चल नहीं पाएगा, हमें दो ढाबा, हम चलाएंगे। पापा की आंखों में आंसू देख का करता था। मैं जानता था ये जो ढाबा है ना, पापा के दिल के करीब है, पापा के पिताजी का है ढाबा। ये निशानी था, आखिरी निशानी, जिसको पापा कभी खोना नहीं चाहते थे। और वो क्या, मैं भी खोना नहीं चाहता था। ये मेरे दादाजी का निशानी था, इसको मैं कैसे किसी और के हाथ में सौंप सकता था। इसमें दादाजी की आत्मा
रहा करती थी। मुझे कभी कभी आभास होता था कि जैसे दादाजी अभी भी खाना बना रहे हों, अब पूछ रहे हो कि बेटा कैसा स्वाद है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर दादाजी के आत्मा होते तो इतना सब कुछ हो गया, बर्बाद हम लोग हो चुके थे, क्या हमारी मदद नहीं करते। अब मैं तो भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं था। मुझे कहीं भी नहीं लगता था कि भूत प्रेत हैं। मैं रात को ढाबे पर कभी कभी रुक जाया करता था, और कभी कभी घर पर भी चला जाता था। वैसे ही बरसात वाली अब शाम थी, शाम से ही बरसात हो रही थी। और वो जो ढाबा था ना, ढाबा कह रहा हूँ, जो ठेका था रोड के दूसरी तरफ में, और जब बरसात का मौसम होता था ना, तब वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग शराब लेने के लिए आते थे। और कई बार बोतल लेकर के हमारे पास भी आ जाते थे कि हमें कुछ दाल मखनी दे दो, कुछ फ्राई कर दो, हम यहाँ बैठ के पी लेंगे। और तब मैं मना कर देता था कि नहीं भाई, हम यहाँ पर दारू अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते, आप कहीं और चले जाओ। और तब वो बुरा सा मुंह मना करके और चले जाते थे। और उस शाम को बरसात फिर शुरू हो चुकी थी। मैं देख रहा था ढाबे पे तो कोई लोग नहीं था, शाम के टाइम थी और मैं रात के खाने की तैयारी कर रहा था। बरसात देख करके मुझे लगने लगा कि बरसात रुकेगी भी या नहीं रुकेगी। आखिरकार रात के 10 बज जाता है, एका दुक्का ग्राहक हमारे पास में आते हैं और वो भोजन करते हैं, भोजन की तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया तुम खाना बनाए हो। और आखिरकार कुछ और ग्राहक आते हैं, ट्रक वाले आते हैं, रोकते हैं, खाना खाते हैं या फिर चले जाते हैं। लेकिन कुछ खाना जो था ना अभी भी बचा हुआ था। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि 2-4 ग्राहक और आ जाएं, एक आध ट्रक और आके रुक जाए ताकि मेरा खाना खत्म हो जाए, नहीं तो खाना बर्बाद ही होना था। और मैं इंतजार कर रहा था। रात को अब करीब करीब 11 बज चुका था। हाँ, मुझे लगने लगा कि ये बरसात रुकेगी नहीं, बरसात रुकेगी नहीं। कभी तेज हो जाती थी और कभी रिमझिम रिमझिम बरसती रहती थी। अब इस बरसात में कौन आएगा, ट्रक वाले ही आ सकते थे। लेकिन ट्रक वाले तो आ रहे थे, लेकिन मेरे ढाबे पर कोई रुकता नहीं था। 11 बज चुका था, मैं भी आराम से काउंटर के पास बैठा हुआ था, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि अब क्या होगा, कब तक मैं इस ढाबे को ऐसे ही चलाऊंगा। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा था। वो कर्जे वाले मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। कैसे अपने ढाबा का बचाऊं, क्या करूं। बड़े भैया ससुराल में जाके बैठ गए थे। उनका कहना था कि जब ससुराल वाले मेरी मदद करेंगे तब मैं उनसे पैसा लेके आऊँगा, बेशक कर्जा ही होगा। जब मेरा ट्रक सही हो जाएगा तब मैं उनको धीरे धीरे करके कर्जा लौटा दूंगा। उनका भी अता पता नहीं था। जो मझले भैया कैंटीन का काम करने के लिए गए थे प्रदेश में, वो भी अभी तक उनका कोई खबर नहीं था कि उनके साथ में चल क्या रहा है। मैं यही सब चिंतन मंथन कर रहा था बैठे हुए। अचानक एक सुरीली आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मैं देखता हूँ कि 25 से 30 साल की एक औरत मुझे आवाज़ दे रही थी, सुनिए सुनिए। वो बाहर खड़ी थी जहाँ पर बूंदाबांदी हो रही थी। मैं लगा कि एक ग्राहक है, अब थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, चलो ये खाना मांगने आई है और पैक करा कर ले जाएगी शायद, मुझे ऐसा ही लगता था। कभी कभी ऐसा भी होता था। मैं खुश हो जाता हूँ, आइए मैडम, आइए मैडम, क्या चाहिए आपको। मैं पूरा सब्जी का बखान कर देता हूँ, ये भी है मेरे पास में, ये भी है, बताइए क्या क्या पैक करूँ। तब वो खाली कुर्सी पर बैठ जाती है, कहती है कि पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं कहने लगा कि कैसा काम। मेरी तरफ घूरती है। मैं देखता हूँ नौजवान औरत है, शादीशुदा है कि नहीं है मुझे कुछ भी पता नहीं है। और फिर वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगे पहले। मैं उठता हूँ, अब तो हमारा कर्तव्य यही था। मैं गिलास में पानी देता हूँ, मैडम को पकड़ा देता हूँ। मैडम उस पानी को चखती है और फिर गिलास रख देती है। कहती नहीं, मज़ा नहीं आया। कहती है भाई एक काम आप कर सकते हो क्या। तब मैं कहता हूँ कि बताइए कौन सा काम करना है, कुछ और चाहिए आपको। तब उसकी आंखें चमक जाती है। कहती है हाँ, वो सामने ठेका देख रहे हो ना, वहाँ से मुझे कुछ बोतलें ला दो, बड़ा मुझे ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ पर दारू पिया नहीं जाता है, ना हम मिलाऊ करते हैं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर दारू पीने के लिए,
मैं सबको मना कर देता हूँ। इससे पहले मेरे मझले भैया थे, वो भी यही काम करते थे, दारू को अलाउ नहीं करते थे। मेरे दादाजी चलाते थे, मेरे बाबा जी चलाते थे। कभी दारू पीने वाले को अलाउ नहीं किया। आज भी हम वही बात कहेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। आपको जाना है, खुद जा करके दारू लाइए, मैं आपको थोड़ी रोकता हूँ। आप जा सकती है, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन आप कहिएगा कि मैं जा करके ठेके से दारू ले आऊँ तो भूल जाइए, ऐसा मैं काम करने वाला नहीं हूँ। औरत नाराज तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लालच देने लगी, जैसे मेरे मझली भैया को उस बूढ़ी औरत ने लालच दिया था। पहले तो अपने रंग ढंग दिखाने लगी। मैं भी जवान हो चुका था, अब उसके मुस्कुराहट मुझे लुभाने के लिए काफ़ी था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराहट पर फिदा नहीं हुआ था। हाँ, कभी कभी मैं देख लेता था। अब फिर कहने लगी कि मैं आपको इतना पैसा दूंगी, बस कितना दूरी है, जाइए और लेके आ जाइए ना। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके दुकान में मैं दारू नहीं पीऊंगी। आपका भी वचन रह जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मैं उस ठेका पर जाना नहीं चाहती हूँ, ना जाने कब कौन आ जाए, हम मुझे पहचान ले, इसलिए मैं डर रही हूँ। आप मेरी मजबूरी को समझिए, मैं आपको इतना पैसा दूंगी। और वो जो रात थी ना, अमावस की रात थी, वो तो मुझे बाद में पता चला था। और वो औरत मुझ पर जिद करने लगी, दबाव डालने लगी, तुम इतना पैसा ले लो, इतना पैसा ले लो। मैं कहने लगा कि देखिए मैडम, हम लोग बड़ा परेशानी में पड़े हुए हैं, इतनी परेशानी कि मैं आपको बताऊंगा तो आपके लिए बहुत लंबा समय हो जाएगा, मेरी बात खत्म नहीं हो पाएगी। अगर ये काम करना होता तो मेरे मझले भैया बहुत पहले कर लिए होते, दादाजी कर लिए होते। तब औरत नाराज नहीं होती है, कहती है कि देखो, जवानी के साथ बदलना चाहिए। अगर तुम पुराने असूलों पर चलते रहोगे तो जैसा तुम्हारा अभी हाल है ना, इससे भी बदतर हाल तुम्हारा हो सकता है। अभी तुमने दुख देखा कहाँ पर है। वो अपने आप सब कुछ मेरे घर, मेरे परिवार के बारे में, जो मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ था, सब कुछ बताने लगी थी। अब मैं उसकी तरफ देखते हुए अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पूछूं कि आपको सब कैसे पता है। और वो अपनी लय में बोलती जा रही थी, यही सब तुम्हारा असूल, जिसके असूल पर तुम लोग कहते हो कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। अरे दारू में क्या है, दारू ला कर दे सकते हो तो क्या तुम शराबी बन जाओगे? तुम्हें थोड़ी पीना है। तुम्हारी इसी गलती के कारण तुम्हारा सब परिवार आज तबाही के कगार पर है। देखो, ये तबाही खत्म नहीं होगी, अभी तो शुरुआत है। अब देखो आगे आगे क्या तुम्हारे साथ में होता है। जब तक तुम अपने आप को अब बदलना नहीं सीखोगे, समय के साथ चलना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारे साथ में ऐसी दुख तकलीफ आती रहेगी। वो जैसे स्कूल का टीचर हो और वो मुझे भला बुरा समझा रही थी। मैं उसकी बात को सुन रहा था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछूं कि मेरे घर परिवार के बारे में तुम इतना विस्तार से कैसे जानती हो, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें अपने गांव में कभी देखा नहीं, तो इतना सब तुम्हें कैसे पता है? मैं बोल नहीं पाता हूं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उससे पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और वो अपने लय में सब कुछ बताती जा रही थी और कह रही थी, एक टाइम वो भी आएगा कि तुम लोग के हाथों में कटोरा होगा, मांगने पर भीख भी कोई नहीं देने वाला। अभी भी बदलो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और इसके बाद वो शांत हो जाती है, बेचैन रहती है, कुर्सी पर इधर उधर अब अपने करवटें बदलती है। और फिर वो ठेके की तरफ देखने लगती है। ठेका सुनसान हो चुका था, बारिश रिमझिम रिमझिम पड़ रही थी। ठेका वाला अंदर ही होगा, लेकिन वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। अब बिल्कुल शांत माहौल था। जो पीने खाने वाले थे वो तो कभी के ले करके अपना कोटा चले गए थे। ठेके वाला भी आराम से अपना चैन के सुकून ले रहा था। इधर जो मैडम थी ना, कुर्सी पर अपनी पोजीशन बार बार बदल रही थी, मेरी तरफ घूर के देखती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे मैं कैसे सवाल पूछूं। आखिरकार मैं ठान ही लेता हूं। अब मैं कहता हूं, मैडम, आपने इतनी सारी मेरे परिवार के बातें में बात किया, आपको कैसे पता? आप तो मेरे गांव की हो नहीं, मैंने कभी अपने गांव में आपको देखा नहीं है। आप हो कौन, किस गांव की हो? और हमारे परिवार को ये बारीक बातें जो मेरे रिश्तेदार भी नहीं जानते, आपको कैसे पता है? आप बताइए हमें।
आप बताइए। तब मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है, कहती मुझे सब कुछ पता है। मैं अब तुमको बताई ना, तुम्हारा समय और खराब चलने वाला है। मैं तुम्हें बताई ना कि तुम लोग कटोरा लेकर भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें कोई भीख देने वाला नहीं होगा जब तक तुम अपने हालात और समय के साथ बदलाव नहीं करोगे। अरे मैंने तुमसे क्या मांगा था? बस एक मदद मांगी थी कि चले जाओ ठेका पर, आप बोतल लेके आओ। इसमें तुम्हारा क्या घट जाता? तुम्हें 2-4 पैसे फालतू ही मिल जाती ना। लेकिन तुम तो मना कर दी, तुम अकड़ में रहती हो। तुम हवा के अब रुख को समझते नहीं हो कि क्या करना चाहिए, किस वक्त में क्या करना चाहिए। वो मुझे फिर लेक्चर देने लगी थी। मैं थोड़ा नाराज जरूर हुआ था, लेकिन वो तो पते की बात कर रही थी। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि समय के साथ बदलाव करना चाहिए। ये तो नियति है, ऐसा ही परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। और जो अपने पुराने असूलों पर रहते हैं वो हमारी तरह हो जाते। ऐसा उसने मेरे जैसे दिमाग में भर दिया हो। और तब मैं कहता हूँ कि मैडम, अगर मैं आपकी ये काम करूं तो हमारे दुख कम हो जाएंगे। जो हमारे साथ में ये सब घटनाएं घटी हैं, क्या वो पहले जैसे हो जाएगी? और तब वो मुस्कुराती है, बिल्कुल होगी, बिल्कुल टाइम लगेगा। जैसे तुम लोग पहले थे, अपने आप को बदलाव तो करो, बदलाव करना सीखो ना, और तभी तो ये हो पाएगा। मैं कहने लगा कि ठीक है, लाइए, मुझे धन दीजिए, पैसा दीजिए, मैं आपको जा करके लाता हूँ। मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, चाहे आप इस ढाबा में दारू पी लो तब भी मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ये आपके साथ ये करता हूँ तो मेरे ढाबे में क्या परिवर्तन होता है। वो मेरे पुराने दिन को वापस आना शुरू हो जाएंगे, मैं ये देखना चाहूँगा। औरत कहती है, पहले तुम लेके तो आओ, जाओ। पैसे देती है। मैं थोड़ा गुस्से में था और कुछ अलग, मेरा मन ना जाने ऐसा क्यों बेचैन था। मुझे लगा कि इसकी काम करना चाहिए। ये जो बात कह रही है ना, इस बात में सच्चाई तो है, समय के साथ बदलना चाहिए। लेकिन आज तक हमारे घर में कोई दारू का सेवन नहीं करता था, दारू का बोतल का हाथ नहीं लगाया था। ये हमारे लिए नया काम था। मुझे लगा कि चलो मैं करके देखता हूँ। मैं जाता हूँ तो वही अपना जो ठेके वाला था आराम से अपना कुर्सी पे बैठा हुआ, आंखें बंद किए हुए पड़ा था। आवाज़ देता हूँ, कहता हूँ, भाई मुझे 2 बोतल दारू दे दे। कहता है, किसके लिए? तुम तो पीते नहीं हो, ना तुम्हारे परिवार में कोई पीता है। मैं कहता हूँ, भाई कोई गेस्ट आ गया, लाओ जल्दी दे दो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ढाबा में कोई है नहीं। हाँ, तब वो जल्दी से देता है। अब मैं जब आता हूँ ना अपने ढाबा में, तो देख कर हैरान हो जाता हूँ। जो औरत जो हाँ बैठी हुई थी और वो कुर्सी खाली थी, कहीं मुझे नजर नहीं आ रही थी। आखिर माजरा क्या है समझ में नहीं आता। और वो मुझे बहुत सारा पैसा दी थी, अब कम ही पैसा लगा था, बाकी पैसे तो मेरे पास में था जो खुला वापस मुझे मिला था। मैं उस औरत को देखने लगता हूँ कि आखिर गई कहाँ, कहीं बाथरूम में तो नहीं। कि हमारे ढाबा में बाथरूम का फैसिलिटी भी था। अब वो ट्रक वाले, कभी कार वाले भी रुक जाया करते थे, तो लेडीज के लिए समस्या होता था। तो मेरे पिताजी ने वहाँ पर बाथरूम भी बनवा दिया था। मैं बाथरूम के पास जाता हूँ तो दरवाज़ा खुला होता है, उसमें भी कोई नहीं था। मैं वो दारू के बोतल उसी कुर्सी पर रख देता हूँ। अब फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ, पता नहीं कहाँ गई। अब तो उसको बहुत जल्दीबाजी था, इतना मुझे लेक्चर दे दिया। सबसे बड़ी जो चिंता के विषय था, वो मेरे परिवार के बारे में इतनी बारीकी से कैसे जानती थी। शायद अगल बगल के गांव में थी रहने वाली, और हमारे गांव का जो मेरे कोई करीबी मित्र था, शायद उससे खबर मिल गई होगी। मुझे उस वक्त में ऐसा ही लगा था। और वो जरूर टीचर रही होगी, स्कूल में शिक्षा देती होगी, और तभी तो मुझे ज्ञान की बातें इतनी बता रही थी। आखिर दारू किसके लिए चाहिए था? लेडीज होकर के दारू तो पी नहीं सकती, जरूर उसका कोई रिश्तेदार होगा, कोई उसका मित्र होगा, तभी तो यहाँ पर आई थी। और सच तो कह रही थी, ठेके पर औरत को जाना ठीक नहीं होता है, ना जाने कौन किस वक्त में आ जाए, शायद इसीलिए वो डरती थी। मैं अपने काम देखने लगा। समय ज़्यादा हो चुका था, 12 के लगभग बचने वाले थे, और मैं अपने काम को समेटने लगा। अब बरसात तो बंद नहीं हो रही थी, मुझे लगा कि बस सामान समेट लो। अब मैं उस कुर्सी पर जो 2 बोतल रखी हुई थी, मैं बार बार देख लेता था, जहाँ था वहीं पड़ा हुआ था।
लेकिन औरत ना जाने कहाँ गायब होगी, कहाँ चली गई। मुझे बोली थी कि जल्दी ले आओ, मैं जल्दी भी लेके आ गया और इसके बाद वो नजर ही नहीं आई थी। जब नहीं आती है ना तब मैं अपने ढाबे को बढ़ाता हूँ और फिर जहां बोतल पड़ी थी मैं वहीं छोड़ देता हूँ। मैं उसको हाथ नहीं लगाता। मैं अपने बिस्तर पर आ जाता हूँ और आराम से सोने की कोशिश करता हूँ। बार बार उसी औरत का चेहरा मुझे नजर आ रहा था। जवान थी, अब औरत तो उसको बोल नहीं सकते। 25 से 30 साल के बीच की उम्र थी। देखने में अब सुंदर उसका शरीर भी था, कदकाठी भी अच्छी थी, चेहरे का मुस्कान भी था बढ़िया, और उसकी आंखें भी बहुत सुंदर लग रही थी। ना जाने उसका ख्याल मुझे क्यों आने लगा था। मेरा मन जैसे भरम रहा हो। मैं उसी की अब जैसे नज़रिए से मैं उसको नज़र जो देख रहा था और मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मन में ऐसा कैसे ख्याल आने लगा और मैं ऐसी बातें सोचते सोचते कब मेरी आंखें बंद हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। जब सुबह हो जाती है ना तब मैं उठता हूँ। जल्दी जल्दी कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था। अभी भी बरसात चल रही थी, बरसात थमी नहीं थी। और मैं जब आता हूँ उस टेबल पर, वो कुर्सी पर जहाँ मैंने बोतल रखी थी, बोतल जस की तस थी, ढक्कन लगा हुआ था। हाँ, सील क्या होता था उस टाइम मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो ढक्कन तो लगा हुआ था। लेकिन जब देखता हूँ तो उसमें दारू थी ही नहीं, दारू गायब हो चुकी थी। कमाल की बात थी, कौन पी गया भाई? क्या औरत दोबारा आई थी मेरे ढाबे में? लेकिन दरवाजा तो बंद था, तो अंदर कैसे आ सकती है? अब मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि अब अगर दिन में आ गई, वो मांगेगी तो मुझे तो दोबारा ला के देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो औरत मुझे दिखाई नहीं देती है। कई दिनों तक, पूरा महीना निकलने पर तैयार हो जाता है। और इसके बाद जो मेरे ढाबा था ना, थोड़ा थोड़ा ये स्टार्ट भी हो जाता है। पहले से थोड़ा अच्छा चलने भी लगता है। और जो मेरे मांगने वाले पैसे थे, जो लोग मुझ पर अब मुझे कर्जा दिए हुए थे, मेरे परिवार को कर्जा दिए थे, और वो लोग का भी आना जाना थोड़ा कम हो चुका था। आते थे और मैं उनको समझा देता था ना, तो समझ जाते थे। कहते हैं ठीक है, हम दोबारा आएंगे, तुम पैसे की तैयार रखना। लेकिन पैसे हमारे पास में अभी कहाँ थे। मैं कोई ना कोई बहाना बना करके टाल देता था कि भैया गए हुए हैं ससुराल पैसे के जुगाड़ में, आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आपको जरूर मिल जाएगा। और वो मान भी जाते थे और पहले की तरह लड़ते भी नहीं थे। आखिरकार पूरा महीना गुजरने के बाद में फिर अब बरसात तो थी नहीं। हाँ, रात का 11 बजा हुआ था। अब मैं अपने दुकान को, ढाबा को बढ़ा रहा था। तभी औरत फिर उसी कपड़े में, उसी रंग ढंग में आती है, जैसे हाँफ रही हो, दौड़ करके आई हो, और एक ऐसी खाली कुर्सी थी उस पर बैठ जाती है। मैं उसको एक नज़र में देख करके ही पहचान जाता हूँ। यही औरत थी जो मुझे टीचर की तरह ना जाने कितनी शिक्षा दे दिया था। और वो दारू क्यों नहीं ले गई? वो दारू गायब भी हो चुका था। बोतल मैंने संभाल कर रखा हुआ था। वो आती है, कहती है मेरा नाम लेकर के, देवेंद्र अब जल्दी करो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, और जा करके बस 2 बोतल दारू के जल्दी से लेके आओ, जल्दी है, थोड़ा समझा कर तुम। वो बंधे हुए पैसे देती है। मैं उसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम तो दारू मंगा करके फिर तुम गायब हो गई थी, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद में आ रही हो, कहाँ थी? लेकिन वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती। ऐसा मुझे कर देती है कि मैं कोई सवाल पूछ ही नहीं पाता हूँ। एकदम स्पीड में आती है, स्पीड की तरह मुझसे बात करती है, मेरे हाथ में पैसा पकड़ा देती है, कहती जाओ जल्दी से लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। मैं भागते हो जाता हूँ। अब दूसरा लड़का था ना, तो वो भी मुझसे सवाल पूछता, और वो फिर पूछ लिया था कि बात क्या है, कहीं तुम दारू पीने तो नहीं लगे हो? तब मैं कहता हूँ अरे नहीं भाई, कोई जानने वाला है, अब उसके लिए लेके जा रहा हूँ। लेके आता हूँ और ढाबा में चारों तरफ देखता हूँ ना, तो थी नहीं, फिर से गायब हो चुकी थी। बंधे पैसा दिया था और बाकी पैसा मेरे जेब में था। मैं इंतजार करने लगा, हर तरफ देख लिया। आज जब नहीं आती है ना, तब मुझे अपना दरवाजा बंद करना पड़ता है। लेकिन आज मैं सोया नहीं था, बिस्तर पर आ गया था, और जरा से भी कहीं पर सरसराहट होती थी, कुछ आहट होता था, मुझे लगता था कि कहीं अंदर तो नहीं आ गई। लेकिन दरवाजा बंद था। लेकिन फिर भी मैं उठ जाता था,
जाता था जहाँ पर मैंने दोनों दारू का बोतल रखा था, अभी मुझे दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सुरक्षित था। तो ये औरत कौन थी भाई? इतनी हड़बड़ी में आई, पैसा थमा करके, पिछली बार भी और इस बार भी चली जाती है। कौन है ये भाई? ऐसा क्यों कर रही है? इसके पास में ज़्यादा पैसा है क्या? अगर है तो मुझे दे देना, हम लोग गरीबी में जूझ रहे हैं, हमारा भला हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते मेरी आंखें थोड़ी बंद होने लगती है, नींद का खुमार आंखों में आने लगता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे कोई आ गया हो, जैसे मेरे ढाबे के अंदर में कोई प्रवेश कर गया हो। पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगती है। तब मैं अपने जल्दी से नींद को भगाता हूँ और बिस्तर छोड़ देता हूँ। जहाँ पर मैं बोतल रखा हुआ था वहाँ पहुँचता हूँ। आज जैसे ही देखता हूँ ना, तो एक दूसरी कुर्सी पर बैठी हुई अब बड़े इत्मीनान से वो बोतल खोल करके बिना सोडा बिना पानी और वो पिए जा रही थी। जैसे मुझे देखती है ना, तो मुझे मुस्कुरा करके बुलाती है, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें आवाज ही देने वाली थी। मैं हैरान था, दरवाजा बंद था, दूसरा कोई दरवाजा इस ढाबे में था ही नहीं। तो ये औरत आई कहाँ से? कौन है ये? अभी तक मुझे समझ जाना चाहिए था कि जिस औरत को मैं दारू ला के दिया हूँ, ये साधारण औरत नहीं है। अभी तक मुझे जानना चाहिए था कि बंद दरवाजे से कैसे यह औरत हमारे ढाबे में प्रवेश कर सकती है। मैं समझ ही नहीं पाया था। वो मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट पर मैं फिदा हो जाता हूँ। उसकी आंखों में अलग सी एक रोशनी सी नजर आ रही थी, और जैसे उस रोशनी में कोई जादू हो। जैसे ही उससे नज़र मिलती है, अब मैं अपने होशो हवास जैसे खो बैठता हूँ। चला जाता हूँ, पास की कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। अब फिर कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेरी बात को मान लिया ना, सबसे अच्छी बात किया है। अब देखना, तुम लोगों का समय अब परिवर्तन होने लगेगा। ये तुम्हारे भाई की अकड़ थी, भाई की अकड़ ने अब तुम्हें इस गरीबी में ला करके पटक दिया। अगर भाई उस रात को नहीं अकड़ता तो शायद ये दिन तुम्हें देखना भी नहीं पड़ता जो आज दिन तुम लोग देख रहे हो। तुम्हारे पिता का ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जान बच गई। तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का नुकसान हुआ, लेकिन उसको चोट नहीं आई। और तुम्हारा ढाबा बंद हो गया, लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा रहा। ये कम समझते हो। उसकी आंखें दहकने लगी थी, आंखें एकदम सुर्ख लाल होने लगी थी, जैसे नशे की खुमारी चढ़ रही थी और वो बोलती चली जा रही थी, देखो मैंने किसी को नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ तुम्हारा भाई का घमंड हमने तोड़ा है। वो ना जाने किस घमंड में अब रहता था। मैं उसे क्या मांगी थी? मैंने तो एक फेवर मांगी थी। वो दारू के जो बाउंड्री थी, अगर उसको तंत्र मंत्र से घेरा नहीं जाता तो मैं तुम्हारा ढाबा पर कभी आती भी नहीं। आराम से आती, दारू खोलती, पीती, पैसा रख देती और चली जाती, जैसा मैंने हमेशा किया था। मैंने आज तक कोई बोतल की चोरी नहीं किया था उस ठेके से। मैं पैसा रख के आती थी, दारू की बोतल उठा के अब पी लेती थी, फिर वहीं पर रख देती थी। और वो लोग तो मुझे चोर समझ लिए थे। और उसके बाद तांत्रिक को बुला करके उस दुकान को बांध दिया जाता है। और तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि सारा गुस्सा तुम्हारे परिवार पर मैं निकाल देती हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये गुनाह मुझे भड़काने का तुम्हारा मझली भाई ने किया था। ना मुझे गुस्सा दिलाता और ना मैं ये काम करती, लेकिन तुमने सब कुछ रास्ता आसान कर दिया। मेरी बात को समझ गए, बदलाव जरूरी है। अब हर कोई ऐसा ही नियम को पालन करता रहेगा तो ये धरती चलने से रही। वो मुझे बहकी बहकी हालात में बोल रही थी, लेकिन जो बात बोल रही थी मेरी दिल की गहराइयों में बैठती जा रही थी। वो तो मेरी ही किस्सा बता रही थी, मेरे परिवार को किस्सा बता रही थी, और वो सब कुछ बता रही थी कि मैं तुम्हारे भाई के पास में आई थी जैसे तुम्हारे पास में आई थी। मैं उसे इतना ही मदद मांगा था कि मैं दुकान पर नहीं जा सकती, मेरे लिए तुम दारू की बोतल ला दो। और तब वो अकड़ गए थे, कहने लगे तुम ये काम खुद कर लो, अब मैं ये नहीं करूँगा। मुझे गुस्सा आ गया था उसकी अकड़ सुन करके, और तब मैंने सोचा कि तुम लोग के बर्बाद कर दूंगी। और देखो तुम लोग बर्बाद हो चुके हो, सबकी अकल ठिकाने आ चुकी होगी, लेकिन तुम
थोड़ा डिफरेंट निकले, तुम उनके सोच से अलग निकले हो। इसलिए मैं चाहती हूँ जैसा तुम्हारा परिवार पहले था वैसे तुम्हारा परिवार हो जाए। मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आगे से ये गलती फिर न दोहरा जाए। मैं समझ नहीं पा रहा था उस टाइम, वो नशे में बोल रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था, लेकिन सब बात मेरे परिवार के ऊपर में थी, उसकी बात में सच्चाई थी। तब जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, अब मैं कहता हूं कि मैडम जी आप हैं कौन, ये सब आप बातें कैसे जानती हैं, आप मेरे बंद दरवाजे से आप अंदर कैसे आ गई। तब वो हंसने लगती है, कहती है अभी तक तुमने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं। मैं कहता हूं नहीं मैडम जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहती है कि मैं एक प्रेतात्मा हूं, मेरे में अब वो शक्ति है कि मैं, जो गरीब है अगर वो सच्चा व्यक्ति है तो उसका मैं मदद भी कर देती हूँ, आज जो धनी है घमंड में है तो उसका धन को गायब भी कर सकती हूँ, उसका घमंड को तोड़ भी सकती हूँ। तुम्हारे भाई में बहुत घमंड था, घमंड तोड़ना जरूरी था, तो मैंने उसका घमंड भी तोड़ा, उसको धन को बर्बाद भी कर दिया। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम में ये खूबी नहीं है, तुम जरूर अपने भाई के साथ जरूर दे रहे थे, अपने असूलों पर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया तो तुमने मान भी लिया और तुमने वो काम कर दिखाया। और फिर वो पूरी कहानी बताने लगी, कहने लगी कि मैं उस रात एक बूढ़ी के रूप में आई थी तुम्हारे भाई के पास में, मदद मांग रही थी कि तुम जाके दारू की बोतल ला दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मुझे बुरा भला कहने लगा कि तुम औरत हो कि दारू पीती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। अब फिर मुझे भी गुस्सा आ गया था, अब मैंने सोच लिया कि तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। अब मैंने फिर किया, मैं तुम्हारे पिता को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो गलती का अपना शिकार हो गए थे। तुम्हारे भाई को देखो मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हाँ तुम्हारी ट्रक को, तुम्हारी संपत्ति को जरूर नुकसान पहुंचाया, और ढाबे को तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तुम्हारे भाई तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते थे, उनके खाने का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैं जानबूझ करके अब उस खाने में कभी नमक ज़्यादा कभी मिर्ची तेज मैं खुद कर देती थी, ताकि तुम्हारे ढाबे पर कोई खाना खा न सके। आज देख लिया तुम्हारा जो ढाबा था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम मेहनत करो और देखना पहले वाली खुशहाली तुम्हारे पास में लौट आएगी। अब मैं जान चुका था, मेरा बदन कांपने लगा था, मैं डर चुका था, हाथ जोड़ने लगा कि नहीं आपने मेरे साथ में कुछ ऐसा तो नहीं कीजिएगा। मैं डर गया था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी, और तब वो हंसने लगी और कहने लगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बशर्ते यही है कि जब मैं आऊं और जो मैं कहूं वो तुम करने के लिए तैयार हो। और तुम समझते हो ना कि मैं क्या मांगती हूँ, बस दारू की बोतल, और भी मैं अमावस की रात को आती हूँ। मैं अब तैयार हो गया था, अब मेरी बात पर वो खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी जो मैंने नुकसान पहुंचाया है धन का जन का, वो जल्दी से जल्दी मैं पूरा कर सकूं। और देखना ये काम जल्द से जल्द तुम्हारा शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बिजली कड़कती है, जैसे वहाँ की जैसे रोशनी थी, ऐसा होता है कि जैसे बिजली चमक रही हो, और फिर वो बल्ब जो है ना, चलता हुआ बल्ब अंधेरे में डूब जाता है, और फिर वो गायब हो जाती है। बिजली जो चली गई थी, चमक जो निकली थी, अचानक फिर से लौट आती है। बल्ब तो जल जाता है, लेकिन वो लड़की औरत उस कुर्सी पर थी ही नहीं। अब मैं फिर डर चुका था, मुझे समझ में आ चुका था कि सब कुछ इसी का किया धारा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, लेकिन अगले ही दिन से मैं जब काम को स्टार्ट करता हूँ और फिर भीड़ लगने लगती है, और फिर रोज के रोज जब नया नया दिन आता है, नया दिन शुरुआत करता हूँ, अब भीड़ बढ़ती ही जाती है। जैसे मेरे भाई के टाइम में ऐसा होता था, अब वैसे ही फिर शुरुआत हो गई थी। मैं बड़ा खुश हो गया था, मेरे पिता भी, मैं सब कुछ बताता था, मेरे पिता भी खुश हो गए थे। लेकिन ये सब बातें मैं अपने पिता को कभी शेयर नहीं किया था। अगर मैं उनको बताता तो शायद मुझ पर नाराज हो जाते। कहते हैं कि वो तो प्रेतात्मा है, वो तो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, ना जाने तुम्हारे साथ में क्या करेगी। लेकिन उस प्रेतात्मा ने मेरे साथ में कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था।
और मेरे काम में उसने मदद ही किया था। अब इसके बाद 3 महीने के अंदर में जो मेरे मझले भाई थे, जो कैंटीन में गए थे काम करने के लिए, वो भी लौट आते हैं, कुछ पैसा कौड़ी कमा के आते हैं। जब ढाबा चलता हुआ देखते हैं तो उनको अब विश्वास नहीं होता। अब फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप ढाबा संभाल लीजिए। और उधर जो भैया थे उनको भी ससुराल वालों ने अब पैसा दे देते हैं और वो भी आते हैं भाभी को साथ में लेकर के। और जो ट्रक खराब था, पापा वाला ट्रक, इंजन खोलना था, जब उसको दोबारा मिस्त्री को दिखाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, बस मामूली से खर्च में ये ट्रक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो प्रेतात्मा ने हमारे साथ में बहुत बड़ा खेल किया था। और ये सब खेल का शुरुआत हुआ था मझले भैया की वजह से। अगर उस रात उस बूढ़ी औरत को वो दारू की बोतल ला कर दे देते तो हमारा परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हो सकता है कि हमारा भला ही करती, जैसे ये प्रेतात्मा ने अब मुझे करने लगी थी। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया था। एक रात जब मैं अच्छी प्रकार से सोता हूँ और उसी प्रेतात्मा को ध्यान करते हुए, आज जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मेरे बिस्तर पर एक नोट का, नया करारे करारे नोट का बंडल मुझे मिल जाता है। और इतना पैसा देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। ये पैसा जाकर के पिता को देता हूँ तो उनको यकीन नहीं होता कि ये पैसा कहाँ से लाया। और तब मैं कहता हूँ अपने एक दोस्त से मदद मांगा, और जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। और उस पैसे से जो भी हमारा कर्जा वर्जा था जिसे हमने लिया था, उसको लौटाने के बाद में काफ़ी पैसा हमारे पास बच गया था। अब फिर हमारी पूरी वही जो पहले वाली खुशहाली थी हमारे घर में, वो फिर लौट आती है। हाँ, भैया को, मझले भैया को मैं धीरे से सब कुछ समझाया था कि अगर वो प्रेतात्मा तुम्हारे पास में आए, वो किसी रूप में आ सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे सामने बूढ़ी के रूप में आए, तो उसको अनादर मत करना, जो कहे उसकी बात को मान लेना। अगर वो दारू मांगती है तो दारू ला के दे देना, उसको भगाना मत, ना उसके साथ में कोई बुरा व्यवहार करना। और आखिरकार जब कुछ दिन हो जाते हैं, तब मैं भैया से पूछता हूँ कि वो प्रेतात्मा आई थी दारू पीने के लिए, अब कल तो अमावस की रात थी। और तब कहने लगे, हाँ, लेकिन वो बूढ़ी के रूप में नहीं थी, आज जैसा तुमने बताया था ना, वो जवान भी नहीं थी, एक दूसरा रूप बता रहे थे। वो कह रहे थे, वो जैसे लग रही थी कि शादीशुदा है। मैं समझ गया था वो कोई भी रूप, कैसा भी रंग रूप धारण कर सकती है। शायद भैया को उसी रूप में मिलने के लिए आई हो। और उसके बाद में हर अमावस की रात को वो आती थी, दारू की बोतल 2 ही पीती थी, अब पूरा पैसा दे के जाती थी। ये भी नहीं कि हमसे कहती हो कि जा करके अपने पैसे से ले आओ, अपना पैसा खुद खर्च करती थी, बंधे हुए नोट देती थी, और बाकी पैसा वो लेके जाती भी नहीं थी। और आज भी कुछ सालों तक चलता रहा था, और इसके बाद अचानक सब कुछ बंद हो गया। शायद उस प्रेतात्मा को अब किसी ने पकड़ लिया हो, कोई तांत्रिक पकड़ लिया हो, या फिर उसकी मुक्ति मिल गई हो। 2 में से कोई एक ही बात हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, और ना हम जानकारी अब ढूंढना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी देवेंद्र जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, कोई कहानी है, तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर मेरे मेल आईडी पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।